Assalamu alaikum and good morning to all. Now today we are going to start chapter number 3 and the topic is Rutherford's atomic model. रॉदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोग रॉदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं। अर्नेस्ट रॉदरफोर्ड ने 1911 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने अपना मॉडल पास किया? जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया वो था गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। यानी कि रॉदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉइल यूज़ की और उसके थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने अपना जिसकी हेल्प से गोल्ड फॉइल की हेल्प से रॉदरफोर्ड ने एटॉमिक का स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन किया। ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विथ हैंक्स गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन। यानी कि ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉदरफोर्ड के साथ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रॉदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल क्यों दिया? ताकि वो होल एटम का स्ट्रक्चर हमें बता सके। हम लोगों ने ये वाली बात डिस्कस की थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज। यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन रॉदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल क्यों दिया, क्यों पास आउट किया, क्यों गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया? ताकि वो होल एटम का स्ट्रक्चर बता सके, ताकि वो होल एटम की अरेंजमेंट बता सके कि अगर एटम होता है तो एटम में अरेंजमेंट क्या होती है पार्टिकल्स की। यानी कि हम लोगों ने देखा कि एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। देन रॉदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि एटम का होल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटॉन अगर एटम में होता है तो कहाँ होता है, न्यूट्रॉन अगर एटम में है तो कहाँ है और इलेक्ट्रॉन अगर एटम में है तो कहाँ है। इसके लिए रॉदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1911 में। रॉदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ली जिसमें से क्या किया, बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया और उसने ये सारा फिनोमेना कहाँ ऑब्जर्व किया? एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया। अगर हम लोग अपैरेटस देखें तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जो अपैरेटस यूज़ किए गए थे, एक थी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि उसने एक ऐसी सोर्स इस्तेमाल की जिसमें से अल्फा रेजेस निकल रही थी। गोल्ड मेटल फॉइल किस तरह का होता है? जिस तरह की अल्मोनियम फॉइल होती है उसी तरह की गोल्ड की एक फॉइल ली, थिन फॉइल, यानी कि पेपर लाइक एक थिन शीट ली जो किसकी बनी हुई थी? जो गोल्ड की बनी हुई थी। और तीसरा जो अपैरेटस लिया वो क्या, तीसरी चीज़ जो ली वो थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन ली जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट का वर्क क्या था? बेसिकली ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो जिंक सल्फेट की बनी हुई थी। जैसे अल्फा पार्टिकल जाकर इस जिंक सल्फेट की प्लेट पर स्ट्राइक करते थे तो होता क्या था कि शाइन प्रोड्यूस होती थी। नाउ वी आर डिस्कस अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या और आए कहाँ से हमारे पास? बेसिकली जब हम लोग रेजेस की बात करते हैं तो कुछ हमने पीछे क्या देखा कि उसने रेडिएक्टिव सोर्स ली। रेडिएक्टिव सोर्स यानी कि रेडिएक्टिव एलिमेंट लिया। रेडिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो। अब जब हम लोग रेडिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से 3 टाइप की रेजेस एमिट करते हैं। कौन कौन सी? अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज की बात करते हैं तो अल्फा रेज पॉजिटिवली रेज होती हैं, बीटा रेज की बात करते हैं तो वो नेगेटिव रेज होती हैं, और गामा रेज की बात करते हैं तो गामा रेजेस वो रेजेस होती हैं जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी रेजेस यूज़ की, कौन से पार्टिकल्स यूज़ किए? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को और क्या कहते हैं? डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी कि ये जो चार्जेस होते हैं इन पर डबल पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स को
हीलियम न्यूक्लियाई एटम भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई एटम, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस में जो एटम्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, वो भी कहते हैं। अब हीलियम है क्या? हीलियम बेसिकली पीरियोडिक टेबल का सेकंड एलिमेंट है। हीलियम पीरियोडिक टेबल का सेकंड एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर हम लोग हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हीलियम के पास प्रोटॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रह जाते हैं। हम क्या कहते हैं? वो क्या है? वो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। हीलियम न्यूक्लियर एटम्स हैं और वो क्या हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप था रदरफोर्ड का कि एक चैम्बर था, ये वाइट कलर का जो बॉक्स है दैट इज कॉल्ड अ चैम्बर। एक चैम्बर था, उसमें अल्फा सोर्स रखी हुई थी जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे, निकल रहे थे, और वो किस पर जाकर बम्बार्ड हो रहे थे? गोल्ड फॉइल पर। ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल लेने का मकसद ये है कि गोल्ड फॉइल में एक थिन शीट है गोल्ड फॉइल की जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स ईजिली पास हो रहे हैं, और गोल्ड फॉइल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इस थिन शीट में अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब एटम्स मौजूद हैं। और ये जो बैंड है सर्कुलर बैंड है, ये क्या है? ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है जो किसकी बनी हुई है? जो जिंक सल्फेट की बनी हुई है। जैसे ही पार्टिकल्स जाकर गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पर, और कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाएंगे। जब रदरफोर्ड ने ये फिनोमेना देखा तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसने क्या ऑब्जर्वेशन की? उसने नोटिस किया कि अल्फा पार्टिकल्स कुछ पास हो गए फॉइल में से, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए वेरियस एंगल पर, और कुछ क्या हो गए? बैकवर्ड चले गए। इसने कहा कि बेसिकली ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो एटम का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट पर कंसिस्ट करता है। एक है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियर पार्ट है, और जो बाकी जो शेल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डॉट रेड कलर के डॉट बने हुए हैं, वो क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। जब न्यूक्लियर पार्ट की हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और वो न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और हमारा जो एटम का होल वेट है वो किस पर कंसंट्रेट करता है? न्यूक्लियस पर। नाउ द अनदर पार्ट इज न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और किस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेल्स और लेवल्स। इनको ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? शेल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और ऑर्बिट्स भी कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि बेसिकली 2 पार्ट्स पर एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पर। अब हम लोगों को ये भी पता है कि अल्फा रेज कौन सी रेज हैं? पॉजिटिव रेज हैं। जैसे ही, और न्यूक्लियस भी क्या है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे ही आए अल्फा पार्टिकल्स, स्ट्राइक किए, हिट किए न्यूक्लियस पर, दैन वो क्या हो गए? बाउंस बैक हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए डिफरेंट एंगल्स पर, या फिर बैकवर्ड चले गए। जैसे ही उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मिलेगा जहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, तो क्या हो जाएंगे? वो पास आउट हो जाएंगे। समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से होगा कि ये क्या है? ये गोल्ड फॉइल है, और ये जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। येलो कलर का जो मिडल पार्ट है यानी कि जो सिल्वर आप लोगों को नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियस है। ग्रीन कलर के बॉल्स जैसे ही न्यूक्लियस पे आकर टकरा रहे हैं यानी कि सिल्वर बॉल के पास आ रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं? डिफरेंट एंगल्स की तरफ जा रहे हैं, या तो फिर डिफ्लेक्ट हो, या तो फिर वो बैकवर्ड जा रहे हैं, बाउंस बैक जा रहे हैं। और जैसे उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मिल रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो पास आउट ईजिली हो रहे हैं। देन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में 2 वीकनेसेस और 2 डिफेक्ट्स थे, अब वो डिस्कस करते हैं।
रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी को लॉस कर रहा है, यानी कि रेडिएट कर रहा है। इस नतीजे में क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा कि ये बेसिकली न्यूक्लियस है, और जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो स्पाइरल की तरह होते हैं, कुछ इस तरह से हमारे न्यूक्लियस होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। ये रिवॉल्व करता हुआ क्या है, इसका स्पाइरल ख़त्म हो गया और ये किसके अंदर फॉल हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या, सेकेंड पॉइंट में रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और उसने कहा कि एनर्जी इमिट कर रहा है। एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी टू फॉर्म्स में रेडिएट होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हमने पीछे क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, उसका स्पाइरल ख़त्म हुआ तो वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गया। देन सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि वो किस तरह के स्पेक्ट्रम्स प्रोड्यूस कर रहा है। देन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दूँ तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये स्पाइरल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। ये जो स्पाइरल्स हैं ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से एनर्जी को इस तरह रेडिएट कर रहा है, इस तरह एनर्जी। जब लास्ट शेल पे तो उसने अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट किया। देन वो सेकंड लास्ट शेल पे आ गया, इस तरह इसने यहाँ से भी अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट किया। देन उसके बाद थर्ड लास्ट शेल पे आ गया इलेक्ट्रॉन हमारा, तो उसने यहाँ पर भी क्या किया, अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट किया, अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट किया। देन लास्ट शेल में आ गया और इसी तरह से इसने क्या किया, अपने अंदर से कुछ एनर्जी को रेडिएट किया। यहाँ पर भी क्या किया, इसने अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट किया। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और कंटिन्यूसली एनर्जी को अपने अंदर से रेडिएट कर रहा है। अब होना क्या चाहिए था कि जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स फॉर्म्ड होना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन वो जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह के। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन वो कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम। दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।